गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं ए मेहता आदित्य आईएसजीएमसी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति 3.0 के संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि पीआरटी टीजीटी और पीजीटी को लेकर के मन में ऊहापोह स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि सिलेबस हमको करना क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लेकर के बहुत सारे मन में हैं। और हमें अगर देखना है तो हम क्वेश्चंस पैटर्न के आधार पर मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चंस पैटर्न के आधार पर कि रियली में हम लोग को पढ़ना क्या चाहिए। अगर मैं टीजीटी 6 से 8 की बात कर रहा हूँ तो 6 से 8 में क्वेश्चंस किस रूप में आता है, 9th 10th में क्वेश्चंस किस रूप में आएगा, और 11th 12th में जो पॉलिटिकल साइंस है उस रूप में हमारा क्वेश्चंस किस रूप में आएगा। जैसा कि हम लोग को पैटर्न मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हम लोग का जो पैटर्न है, आपको अगर 6 8 की बात करें तो 6 8 में आपको पैटर्न में 6 8 में आपको टू सब्जेक्ट्स आपको करने होंगे। और टू सब्जेक्ट में से यदि आप ही पॉलिटी का या पॉलिटिकल साइंस अगर आप उस पैटर्न को देखे होंगे तो उसमें पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, पॉलिटी नहीं लिखा हुआ। पॉलिटी एज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का एक भाग है पॉलिटी। पॉलिटिकल साइंस में आपको विचार पढ़ना होता है, विचारक पढ़ने होते हैं, आपको तुलनात्मक राजनीति पढ़ना होता है, तुलनात्मक राजनीति पढ़ना होता है, आपको राज व्यवस्था पढ़नी होती है, राज व्यवस्था पढ़नी होती है। तो आपके सिलेबस में देखिएगा ना, तो पॉलिटिकल साइंस, अगर पॉलिटी की बात करें तो राज व्यवस्था या यह आप देखेंगे तो इसको आप पॉलिटी कहेंगे। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से हिंदी में हम उसको राज व्यवस्था बोलते हैं। लेकिन यदि सिलेबस की बात करें ना, तो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस पैटर्न में आपका पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, कंफ्यूजन नहीं हो इसी कारण आप पहले बार आप क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस का स्वरूप क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस के स्वरूप को देखिए। तो यहाँ पर आपके पॉलिटी वाले पार्ट में मैं ये ये आपका 6 to 8 का क्वेश्चन है, 6 to 8 का क्वेश्चन है जो अभी हुआ था एग्जाम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में पार्ट थर्ड जो है, मैंने पैटर्न में बताया था ना कि पैटर्न में 3 पैटर्न ये है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 1 से 30 जो क्वेश्चंस है, 1 से 30 तक जो लैंग्वेज का पूछा गया है, वहीं 31 से लेकर के 70 तक पार्ट 2 है, और जिसमें जीएस का क्वेश्चंस है, जनरल मैथ रीजनिंग भी मिला हुआ है, और 71 से लेकर के 150 तक का जो क्वेश्चंस है उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज है। तो आपको दो सब्जेक्ट लेते हैं, दो सब्जेक्ट है इसमें। तो अगर मान लेते हैं हिस्ट्री आपने ले लिया या ज्योग्राफी कोई आपने लिया, और उसके साथ यदि पॉलिटिकल साइंस अगर लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के 40 क्वेश्चंस रहेगा, 40 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस का रहेगा। तो 6 से 8 वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 6 से 8 वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। तो अगर क्वेश्चंस को, अगर पैटर्न को देखिएगा तो देखिएगा संविधान से लिया गया क्वेश्चंस है। भारत के नियम की किसे किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अच्छा, किसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, हिंदी को, संस्कृत को, अंग्रेजी को। भारत में एक्चुअली कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं गया है। हाँ, माना जाता है कि हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है भारत में, लेकिन किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ही नहीं दिया गया है। आपने कैबिनेट आप देखिएगा, कैबिनेट से क्वेश्चन पूछा गया, पहली महिला कौन थी, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर ऊपर उठा करके देखिएगा तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चंस और यहाँ पर के क्वेश्चंस में अंतर समझिए। मैं क्यों बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का। 1 to 5 वाले में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस दिखेंगे, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा आपको दिखेगा 6 8 वाले में। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में सम्मिलित नहीं है, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में। और ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
ध्यान रखिएगा। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जानते हैं तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा जी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चंस आपको, जो चौथा क्वेश्चन मैं देख रहा हूं पॉलिटी का, ये एकदम क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। और आपके समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वह डी और ई ऑप्शंस को लेकर के है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अच्छा, इसी क्वेश्चंस को देखिए, संविधान सभा में संविधान को कब अंगीकार किया गया, नहीं तो कई आप क्वेश्चंस देखें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा है, या थोड़े ना करा कि भारत ने कब इसको अंगीकार किया। ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे। अब अच्छा देखिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए, संबंधित चुनाव आयोग से संबंधित है। तो इस तरीके, अच्छा इसमें कॉमन चीज है, परमादेश निम्नलिखित में किसका संबंध परमादेश से है। अच्छा, अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने का अधिकार है, 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं, उसी रिट में से परमादेश मैंडेमस से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चंस का स्वरूप देख लीजिए ऑप्शंस का। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना तो आपका यह आंसर, क्योंकि आपके पास डी और ई ऑप्शंस भी है, तो ठीक है, एक तरीके से भले निगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन ये अपने आप में डी और ई एक प्रकार से निगेटिव है, एक रोल है। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, भले मार्क्स नहीं कटते हैं लेकिन आप देखिएगा कि इसमें से डी और ई अपने आप में एक प्रकार का निगेटिव है, जो आपके सामने चुनौती पेश कर, क्योंकि आंसर सबसे ज्यादा गलतियां होने का डर बना रहता है। ठीक है। तो अगर आपसे अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो यहां पर देखिएगा, अब जैसे डायरेक्टली आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया, आधारभूत संरचना के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है, जो मूल ढांचा से है। यह आधारभूत संरचना सिद्धांत इससे नहीं है कि बुनियादी, ये संविधान के मूल ढांचा से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो केशवानंद भारती मामले में सबसे पहली बार न्यायपालिका ने दिया था। तो यह इस प्रकार का देखिए, अब यहाँ पर यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशवानंद भारतीय केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। यह के सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको देखेगा कि बिना कॉन्सेप्ट के नहीं होगा। और किस प्रकार मूल ढांचे का विकास हुआ, तो शंकरी प्रसाद मामला क्या था, सज्जन प्रसाद मामला क्या है, आपने गोलकनाथ मामला क्या है, केशवानंद भारती मामला क्या हो, मिनरवा मिल्स केस हुआ। तो ये सब वाद आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही, अच्छा जितने बीपीएससी की तैयारी, जो बीपीएससी स्पेशल जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा सुविधा है, क्योंकि उन्होंने बड़ा विस्तार से पढ़ा है। लेकिन जो जनरल कंपटीशन जो वन लाइनर पढ़े हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती है इस तरीके के क्वेश्चंस का। हिस्ट्री क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा आपसे, पॉलिटी से भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, ज्योग्राफी से भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। तो जिन्होंने इसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है वही इनको समझ पाएंगे। अब जैसे संघ सूची के संबंध में कौन सा कथन उल्लेखित है, अच्छा क्योंकि संघ सूची, संवर्ती सूची, आपका क्या बोलते हैं, राज्य सूची, और साथ साथ अवशिष्ट सूची का उल्लेख है। तो अवशिष्ट सूची का मतलब क्या है, संघ सूची का मतलब क्या है, कितने विषय हैं, ये सभी, तो सभी क्वेश्चन जो आप देखेंगे, अच्छा इस क्वेश्चन इसमें सभी क्वेश्चन में कॉमन चीज दिखेगा, सभी क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी बेस्ड, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। लेकिन इन सभी क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ से राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ दिया है। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में कौन सा कथन सत्य है। अब किस प्रकार से 1990 के बाद राजनीतिक परिवर्तन हुआ है भारत में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक सुधारों पर आम सहमति। अच्छा, यह टॉपिक आपका 12th के एनसीईआरटी में है, किस प्रकार से राजनीतिक विकास हुआ है भारत में। अच्छा, एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, हाँ अथवा नहीं, अस्थायी तौर पर ही, मात्र उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्र राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इसका आंसर नहीं करा रहा क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी यह आंसर ऑलरेडी मिला हुआ है, बीपीएससी ने ऑलरेडी आंसर दे रखा है। मैं तो सिर्फ इतना मेरा उद्देश्य है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि क्वेश्चन स्वरूप आ कहां से रहा है। ठीक है। जब आपने पेपर दिया था उसके अगले ही बार दिन है, 1-2 दिन बाद बीपीएससी ने दे दिया है। अब जब संवर्ती सूची का उल्लेख है, अनुच्छेद 280 का उल्लेख है, वित्त आयोग का उल्लेख है, ये मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ सार्वभौमिक, ज्यादातर एक क्वेश्चन अगर इसमें देखिएगा ना, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोल प्रणाली कहां से लिया गया है। अब इस तरीके का क्वेश्चन जो है
पॉलिटिकल साइंस, मैंने कहा इस टॉपिक में पॉलिटी नहीं है। पॉलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के भी तुलनात्मक राजनीति से भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तुलनात्मक राजनीति से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको पॉलिटी ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ भारतीय संविधान ही नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान और इसका प्रयोग पढ़ना है, साथ साथ तुलनात्मक राजनीति भी पढ़नी है। तुलनात्मक राजनीति भी पढ़नी है और साथ साथ अगर विचार भी पढ़ने हैं, जैसे लोकतंत्र के संबंध में क्या विचार है, उदारवाद के संबंध में क्या है, समाजवाद के संबंध में क्या है, ये सारे पढ़ने हैं। ये मैंने एग्जाम्पल्स एक मोटा मोटी दिया है, बहुत सारे संप्रभुता क्या होती है, राज्य क्या होता है, ये बहुत पार्ट है। तो ये आपको देखना है, संघीय प्रणाली क्या होता है, संसदीय प्रणाली किसको कहते हैं, ये सारे पार्ट आपको देखने हैं। इसी प्रकार से अगर आगे क्वेश्चंस अगर देखिएगा तो देखिए ये आंदोलन से, अब यहाँ पर देखिए द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा है। अब डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछा गया है, डेमोक्रेसी से भी क्या, तो इसमें लेखक से नाम पूछा, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, लोकतंत्र के संबंध में विचार है, किसका लोकतंत्र के में विचार विश्वास नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका यहाँ देखिए लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है, अभी मैंने लोकतांत्रिक व्यवस्था बोला। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ना कि यहाँ पर टॉपिक है जो आपका सिर्फ पॉलिटी नहीं है, पॉलिटी के साथ साथ आपका पॉलिटिकल साइंस का भी पार्ट है, जिसमें से विचार पढ़ने हैं, जिसमें से विचार पढ़ने हैं। इसलिए समझिए 6-8 का सिलेबस कितना ब्रॉडेड होगा। तो 6-8 के बारे में अगर पॉलिटी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस मैं लेता हूं, ठीक है, और मेरा हमेशा रहा है कि मैं बीपीएससी पढ़ाता रहा हूं, तो बीपीएससी को मैं समझता हूं बेहतर से, और क्वेश्चंस किस रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना, तो उस विदाउट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपका नहीं संभव हो पाएगा। इसलिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को ही देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था होना माना जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपसे तुलनात्मक राजनीति से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन का स्वरूप जी भारतीय संविधान प्लस उससे संबंधित उसके प्रयोग एप्लीकेशन से, और साथ साथ आपसे तुलनात्मक राजनीति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति से बहुतंत्र क्या है, लोकतंत्र बहुतंत्र में, और आपसे कभी श्रीलंका से पूछ रहा है, तो कभी आपसे ब्रिटेन से जोड़ करके पूछ रहा है, कभी कनाडाई मॉडल से पूछ रहा है, कभी अमेरिकी व्यवस्था से पूछ रहा है, तुलनात्मक राजनीति से भी जोड़ करके क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए शब्दावली में पॉलिटी नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ना एक कंफ्यूजन रहता है कि पॉलिटी पढ़ रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूं। पॉलिटी एज ए पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल साइंस, नथिंग ए पॉलिटी। भारतीय आप जब पढ़ेंगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि क्वेश्चंस पहले देखिएगा कि क्वेश्चंस पूछ कहां से रहा है। द पॉलिटिकल साइंस शब्द लिखा हुआ है, नथिंग ए पॉलिटी, और इसमें आपको पॉलिटी के साथ साथ, इसमें मैंने कहा ना भारतीय संविधान के साथ साथ इसके एप्लीकेशन को भी देखना होगा, और साथ साथ तुलनात्मक राजनीति को भी पढ़ना होगा, तुलनात्मक राजनीति भी देखनी होगी, और साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के विचार भी पढ़ने होंगे। ये है, और साथ साथ विचारक भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विचारक से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिलेबस समझिए बंधु कितना ब्रॉडेड है। डिजिट 6-8 की मैं बात कर रहा हूं, 9-10 का लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है, और 11-12 में तो एक ही सब्जेक्ट वो और बढ़ जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश की कि 6-8 में पॉलिटी में किस प्रकार से पढ़ेंगे। इसी प्रकार का अलग अलग सब्जेक्ट के फैकल्टी अलग अलग अपने अपने वीडियो बताएंगे, वीडियो में बताएंगे, और आपको समझाएंगे कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। और जब हमें ये पता चल जाए ना कि पढ़ना क्या है, तो हम इसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, या हम उसको समझ सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और ये प्रति सप्ताह पर वीक संडे को इस संबंध में जो भी पढ़ाया जाएगा, संडे को इस संबंध में
टेस्ट भी लिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिया जाएगा, और विद मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, विद मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वह 16 जनवरी, नए साल से 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। 11 बजे, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। जो जहां रहे वहीं से पढ़े, वहीं से टेस्ट में दे, जो जहां रहे वहीं पढ़े, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। और हमने इस संबंध में कुछ ऑफर भी रखे हैं कि यदि आप ऑनलाइन जीएस का क्लास जीएस लेते हैं तो 10 जनवरी तक, 10 जनवरी तक हमने ऑफर में रखा है कि आपको 1100 रुपया ही देना पड़ेगा। ऐसे हमारा फी जो है अगर 10 जनवरी के, ये 7 जनवरी तक, 7 जनवरी तक 1100 रुपया ही रखा है। अगर 7 जनवरी के बाद लेते हैं तो आपका फी 2100 रुपया होगा जीएस का। और अगर सब्जेक्ट वाइज लेते हैं तो वही फी 3100 रुपया हो जाएगा, 2100 रुपया हो जाएगा ऑनलाइन, वही फी 2100 रुपया हो जाएगा। और अगर 7 जनवरी के बाद लेते हैं तो वही आपका 4200 रुपया हो जाएगा ऑनलाइन की। ऑफलाइन का भी जो फी हमने जो रखा है वह न्यूनतम रखा है। ऑफलाइन का फी जो हमने रखा है, अगर आप जो है जीएस में लेते हैं ऑफलाइन 7 जनवरी तक, तो आपको मात्र 2100 रुपया ही देना होगा। और यदि आप जो है ऑफलाइन ये सब्जेक्ट वाइज लेते हैं, कोई ऑफलाइन का फी सब्जेक्ट वाइज लेते हैं तो आपको 7 जनवरी तक 3100 रुपया ही देना होगा। और 7 जनवरी के बाद लेते हैं तो 4200 रुपया देना होगा। हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो जितना जल्दी हो सके आप अधिकतम से अधिकतम संख्या में लोग जुड़ें और इसका लाभ लें। और मैंने आपका सिलेबस मैंने बता ही दिया है कि पॉलिटिकल साइंस का किस रूप में होगा। अलग अलग टीचर अलग अलग अपने अपने सिलेबस की चर्चा अपने अपने एक एक वीडियोज में करेंगे। तो आज के संबंध में 6-8 के संबंध में मैंने पॉलिटिकल साइंस के संबंध में आपको जानकारी दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने पैटर्न के बारे में बताया था। अगले वीडियो से हम टॉपिक वाइज इस संबंध में चर्चा करेंगे कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है और इसका टॉपिक में क्वेश्चंस पूछता कैसे है। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपके साथ जुड़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।